हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में बच्चों को दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आज का जो टॉपिक है वो जो भी प्रमुख समितियां चर्चा में रही हैं, ठीक है, उन सभी समितियों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, चीता परियोजना के अंतर्गत तेजी से चीताओं की मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसके संबंध में जो समिति बनी है, ठीक है। नई शिक्षा नीति के संबंध में जो समिति बनी है, इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत जो समिति बनी है, तो जितने भी ये प्रमुख समितियां या फिर कमेटी बनी हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चीता परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल। राजेश गोपाल को चीता परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जिसको शॉर्ट में NTCA बोलते हैं, ठीक है, तो इसने ही 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है। इसके अलावा जो ये समिति है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करेगी, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो राजेश गोपाल हैं, ये ग्लोबल टाइम फोरम के महासचिव हैं, जिनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको पता होगा, जो चीते लाए गए थे, है ना, उनकी तेजी से डेथ के बाद या फिर उनकी मृत्यु के बाद कमेटी बनाने का फैसला किया गया। इस समिति का उद्देश्य क्या होगा? तो चीता जो ये स्थानांतरण पूरी परियोजना है, तो इसके संबंध में जो चुनौतियां हैं और जो इनके समाधान हो सकते हैं, तो उन पर विचार विमर्श करना इस परियोजना का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। देखिए, जो ये चीते लाए गए हैं, तो इसका साइंटिफिक नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना जो एशियन चीता है, इनका साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जोवेटस इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि 1952 में जो एशियाई चीते हैं आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त हो चुके थे, ठीक है। तो यही कारण है कि समय समय पर इनको भारत में लाने की परियोजना चलती रही है, ठीक है, लेकिन पूर्णतः बीच में सफल भी नहीं हो पाई। अभी हम पूरी और भी डिटेल देखेंगे। इसके अलावा जो ये चीते हैं IUCN रेड लिस्ट में भी संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता की यदि हम बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन था, उस अवसर पर 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर नामीबिया से 8 चीतों को ला करके छोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें से 5 मादाएं थीं और 3 नर थे, ठीक है, जिनमें से काफ़ी चीताओं की डेथ हो चुकी है या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसी के संबंध में ये कमेटी बनाई गई। इसके अलावा इसकी यदि हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें कि चीतों को भारत में पुनः बसाने की योजना कब कब चलाई गई है, तो सबसे पहले 1990 के दशक में भारत ने ईरान से चीतों को लाने का प्रयास किया था, लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये सफल नहीं हो पाया था। फिर बाद में 2008 और 2009 में भी भारत सरकार ने अफ्रीकन चीतों के पुनर्वास के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी, ठीक है, NTCA के अंतर्गत ही। और इस पैनल ने मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर नेशनल पार्क को चीता पुनर्वास के लिए सर्वोत्तम बताया था। और फाइनली इस बार भारत नामीबिया के संपर्क में आया और नामीबिया भारत को चीता देने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी डिटेल्स हैं आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा NTCA की भी बात कर लेते हैं। NTCA, जिसको हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बोलते हैं, इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में हुई थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व के प्रबंधन और पुनर्गठन करने का इसका कार्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। काफी महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है, तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष थे। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो मानव संसाधन मंत्रालय था, ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत 5+3+3+4 वाले पैटर्न को फॉलो किया गया है। यहाँ से ये पैटर्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके अलावा इसमें 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी और साथ ही साथ 3 साल तक की फ्री स्कूल शिक्षा भी इसमें शामिल होगी, आपको याद रखना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, इसमें 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। इसके अलावा 6ठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे खासतौर पर आजकल आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं, तो 6ठी क्लास से ही इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को 6ठी क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, वर्चुअल लैब डेवलप की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन जो कि नॉर्मली 3 से 4 साल का होता है, अच्छा पॉइंट ये रखा गया है कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा बीच में ही ग्रेजुएशन ड्रॉप कर देता है, जैसे होता है ना कि 1 साल में या फिर 2 साल में कई लोग ड्रॉप कर देते हैं,
ठीक है। तो बच्चे यदि मान लीजिए 1 साल के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई को छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद यदि ये वो छोड़ता है तो उसको एक एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली आजकल क्या होता है कि यदि किसी ने बीच में ग्रेजुएशन को ड्रॉप कर दिया तो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसको फिर से कोई ग्रेजुएशन करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट नोट डाउन करना है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो ये पॉइंट भी विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इनकी अध्यक्षता में ही एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब इसका क्या है कि आप जानते ही होंगे कि हर साल 1-2 विधानसभा में चुनाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस साल भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा में चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, ठीक है। तो पूरे राष्ट्र में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कंडक्ट कराना, इसको ही बोला गया है एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा इस कमेटी को बनाया गया है, आपको याद रखना है। इस समिति में टोटल 8 मेंबर होंगे, 8 सदस्य होंगे। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने का विचार का पक्ष जो है ये वर्ष 1999 में BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने दिया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको पता ही होगा हाल ही में मणिपुर में हिंसा हुई, जिसमें 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हमें देखने को मिली। बीते दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ साथ उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद से ही पूरे देश में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी और गुस्सा जाहिर किया, ठीक है। और इस बीच ही मणिपुर में 2 समुदाय मैतई और कुकी के बीच हिंसक झड़प हमें देखने को मिली, ठीक है। तो इसी के चलते अजय लांबा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल भी देख लो कि केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक जांच आयोग का गठन किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, चर्चित घटनाक्रम था, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्टरों से पैसा वसूली करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप नंदराजोग समिति। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पैसे वसूली करने के लिए एक कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं प्रदीप नंदराजोग, इसकी अध्यक्षता करेंगे, आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए NSEL भुगतान संकट के डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली के लिए इस समिति का गठन किया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का खाका तैयार करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक दलवई समिति, ठीक है। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा आपको याद रखना है इस समिति का गठन किया गया है और यह एक अंतर मंत्रालयी समिति है, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगी, तो पर्टिकुलर मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगी। इसके अलावा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से 6399 अरब रुपए का अतिरिक्त निवेश आवश्यक है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर आप सुनते ही होंगे दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों में, हरियाणा वगैरह वाला जो लगा रीजन है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके चलते कई बार क्या होता है, जब आसपास के क्षेत्रों में जो किसान है वो पराली जलाते हैं तो उससे प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के मदन बी लोकुर समिति का गठन किया गया है, आपको याद रखना है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने, डिटेल भी देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए अक्टूबर 2020 में इस समिति का गठन किया। इसके अलावा मदन बी लोकुर की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक काफी पुरानी समिति है, लेकिन यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित जेवीपी समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, आपने सुना होगा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एक जेवीपी समिति बनी थी। ठीक है, जिसमें जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 मेंबर थे, जबकि इसमें जयशंकर प्रसाद नहीं थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना ना, जेबीपी समिति मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग। ठीक है, दिसंबर 1948 को इस समिति का गठन हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस कमेटी ने क्या कहा था। तो दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ था। इस समिति का गठन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर जांच करने के लिए किया गया था। इस समिति ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग शामिल थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में केवल भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है इसको खारिज कर दिया गया था कि ये सही नहीं है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, बल्कि आपसी सहमति, आर्थिक सहयोग, प्रशासनिक व्यवहारिता को जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया था। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, मतलब जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, दोनों ही समिति का गठन किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। ठीक है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षा की चूक की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही समिति बनाई गई हैं, एक गृह मंत्रालय के द्वारा और एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दोनों आपको याद रखना है। देखिए, पूरा घटनाक्रम क्या था कि जनवरी 2022 में जो पीएम थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पंजाब दौरे पर गए थे और वहीं पर जो भटिंडा हवाई अड्डा है, वहाँ पर जो भटिंडा हवाई अड्डा है उसी रूट के आसपास सड़क मार्ग से यात्रा करते समय एक फ्लाईओवर के ऊपर करीब आधे घंटे तक उनका जो काफिला था वो फंसा रहा था। ठीक है, तो सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया गया था और काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये मुद्दा, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये कमेटी का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय भल्ला समिति का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण के लिए। तो जो भी चीन से भारत में निवेश आता है उसके परीक्षण के लिए अजय भल्ला समिति का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर शाह समिति। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मिहिर शाह योजना आयोग के पूर्व सदस्य और जल संरक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इस समिति में 10 सदस्य होंगे और यह समिति जो है 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरजीत भल्ला समिति का संबंध किससे है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण करने हेतु सुरजीत भल्ला समिति बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए, वाणिज्य विभाग के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने भारत द्वारा किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 2025 तक दोगुना अर्थात लगभग 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की सिफारिश की है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीके मिश्रा। सीके मिश्रा को, जो ताजमहल है उसके आसपास जो औद्योगिक प्रदूषण है उससे निपटने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो जो ये पूरी कमेटी बनाई गई है तो इसमें पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी, IITN, कई अन्य जो मंच हैं उनके कुछ विशेषज्ञ लोग होंगे। ठीक है, जो कि इस समिति के अंतर्गत रहेंगे। इसके अलावा जो सीके मिश्रा हैं ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव भी हैं, तो इनकी अध्यक्षता में ही पूरी जो कमेटी है ये कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, GST रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, GST रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में सरकार का ये बड़ा
सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी चालू वित्त वर्ष के लिए रिटर्न से जुड़े नियम, कानून और प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत को लेकर सुझाव देगी। इसके अलावा इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश के कर आयुक्त भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए अगला भी एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है। तो आपको पता होगा 1857 में एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। काफी फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम्स का, कई बार रिपीट होता है। तो इसने त्रिस्तरीय जो वर्तमान में संरचना चलती है ना, ग्राम पंचायत और बीच में जिला पंचायत, प्रखंड पंचायत, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय संरचना बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दी गई थी। 16 जनवरी 1957 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको समिति याद रखना है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करने से संबंधित है रंगराजन समिति, आपको याद रखना है। इसका गठन 2012 में योजना आयोग के द्वारा किया गया था और अध्यक्षता इसकी डॉक्टर सी रंगराजन ने की थी। ठीक है, देश में गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था और इसने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस समिति के अनुसार जो शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये और गाँव में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति हैं, उनको गरीब माना गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और समिति थी गरीबी से संबंधित आकलन करने के लिए, तेंदुलकर समिति, जो कि 2005 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व ट्राई के प्रमुख रहे हैं RS शर्मा। इनको कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए जो अधिकार प्राप्त समिति थी, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इसके अलावा RS शर्मा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 2020 में गर्मियों का जब टाइम चल रहा था, ठीक है, तो सरकार से टीकाकरण वितरण पर चर्चा शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सुधार या फिर जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड रघुराम राजन समिति। आप जानते ही होंगे इनको, RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो इसका गठन 2007 में हुआ था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। और रघुराम राजन इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई, तो एक तो वित्त तक पहुंच का विस्तार सुनिश्चित करना, व्यापार, आर्थिक और वित्तीय विकास करना, व्यापार में आर्थिक और वित्तीय विकास करना, एक विकास अनुकूल नियामक ढांचा तैयार करना। ठीक है, तो ये कुछ इस समिति की सिफारिशें थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है, आप जानते ही होंगे। केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है ये आयोग, और कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, जो RS सरकारियाँ हैं जिनके नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा है, तो ये न्यायमूर्ति रहे हैं, आपको याद रखना है। और इनकी अध्यक्षता में ही 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। अन्य 2 सदस्यों की हम बात करें तो श्री V शिवरामन और डॉक्टर SR सेन अन्य 2 सदस्य हैं। इसके अलावा इस आयोग का उद्देश्य क्या था, तो केंद्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फजल अली आयोग का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। आपने सुना ही होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, और एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, आपने सुना ही होगा। ठीक है, और 2 अन्य सदस्य थे, KM पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम इस आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, इसके सदस्य कौन कौन हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 को प्रस्तुत की थी। इसने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहारिता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना। ठीक है, तो इस आधार पर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास हो गया था। ठीक है, और इसके तहत लगभग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने जो अपनी ये पूरी रिपोर्ट दी थी, है ना, तो इसकी जो भी रिपोर्ट थी उसमें कुछ सरकार के द्वारा सुधार करके 1956 में राज्य पुनर्गठन
अधिनियम संसद में पास कर दिया गया और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित एक आयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, जो कोठारी आयोग है यह शिक्षा से संबंधित या फिर एजुकेशन से संबंधित एक आयोग है, आपको याद रखना है। इसका गठन 1964 में हुआ था। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे और स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार या नई दिशा देना इसका उद्देश्य था। डॉक्टर कोठारी उस समय डॉक्टर जो कोठारी थे उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में अभी हमने एक और समिति डिस्कस की जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थी। ठीक है, समिति का नाम क्या है इसको आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने से संबंधित समिति कौन सी है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आप पढ़ते ही होंगे आर्टिकल 51A है ना, मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। और यह जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ी गई तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर ही जोड़ी गई थी, आपको याद रखना है। देखिए, इसका गठन 1976 में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। और इसकी सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आर्टिकल भी पूछ लेता है, संविधान संशोधन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और जो ये पूरी मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है ये यूएसएसआर के संविधान से हमने अडॉप्ट की हैं, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने 22 महत्वपूर्ण जो कमिटीज़ थी इनको डिस्कस की हैं, जिसमें से लगभग 17-18 कमेटी ऐसी होंगी जो कि करंट से रिलेटेड हैं, पिछले 1, 2, 3, 4 साल पुरानी समितियां हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कुछ पुरानी समिति भी मैंने यहाँ पर कवर की हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप ऐसा और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी यहाँ पर कवर करें। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।